अब हम एक फाइल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम आधे टैग्स जो है ना इसमें इस्तेमाल कर लें जो हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आपको मैंने जो प्रीवियस ग्रुप में दिया था, आप जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें भी हम ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है। हमने ग्रुप बनाया हुआ है पूरी क्लास का, जो भी आप काम करते हो, कोई क्वेश्चन करना हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। जो मैंने आपसे स्टफ करना होता है शेयर, वो भी मैं वहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आपको ग्रुप में ले लेंगे आज। अब हम आ गए हैं इस तरह, ये कोडिंग में आ रहा हूँ मैं। ये मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि आप अगर जब भी कोडिंग करो तो कोडिंग करने का तरीका ये होता है कि यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी किसी में काम कर रहे हो तो उसका तरीका ये होता है कि उसका स्टार्ट और एंड इकट्ठा लिख लेते हैं, ताकि हमें ये ना भूल ना जाए कि भाई उसका एंड भी लिखना था कि नहीं लिखना था। तो मैंने पहले से ही स्टार्ट और एंड कर लिया, यानी कि सबसे पहले मैंने एक HTML फाइल बनाई है, और इस HTML इस कोड को लिखने का क्या मतलब है कि ये एक HTML फाइल बन गई है। मैं हूँ कहाँ पर, नोटपैड में। काम तो हम नोटपैड में कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये HTML और /HTML लगा दिया तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो मार्कअप होगा। बेसिकली जो लेस देन का निशान और ग्रेटर देन का निशान है इसे हम बोलते हैं टैग। और किया क्या हमने इस टैग की मदद से, हमने टेक्स्ट को मार्कअप कर दिया। मार्कअप करने का ये मतलब है कि भाई ये हमारा जो टेक्स्ट है ये इंटरनेट की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आ जाए, यानी ब्राउजर की अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। ये मेन स्ट्रक्चर इसका क्या है, वो ये वाला है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। चले, यानी अगर मैं यहां तक काम करूं, सेव कर दूं, मैं कि यहां तक काम करूं और इसे सेव कर दूं और इसको रन करूं तो क्या होगा, कुछ होगा, कोई आउटपुट आएगी हमें? नहीं, अभी तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। अभी हमने सिर्फ क्या कहा है कि भाई हम एक फाइल बनाना चाह रहे हैं जो HTML टाइप की फाइल होगी, बस। इससे ज़्यादा अभी तक हमने कुछ नहीं कहा। अब अगला स्ट्रक्चर क्या है, आपकी जो HTML फाइल है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। मैंने आपको बताया था, नंबर 1 हेड, ठीक कर रहा हूं, यही बताया था ना आपको। फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है, फुटर होता है, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी के नीचे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हम फुटर बना रहे होते हैं बेसिकली। यानी अगर हम अब किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखें, ऐसी नजर आती है ना आपको, लगता है कि हेड के पोर्शन में जो हम लिखते हैं वो वेबसाइट के अंदर हमें दिखता है, दिखा है कभी? नहीं, हेड वाला पोर्शन हमें नजर नहीं आता। बेसिकली हेड वाले पोर्शन में हम करते क्या है, हेड वाले पोर्शन में हम डिक्लेरेशंस करते हैं, डेफिनेशंस करते हैं। यानी किसी चीज को डिफाइन करना है तो हेड में कर दो, किसी चीज की डिक्लेरेशन करनी है तो हेड में कर दो। बॉडी में आपको जो चीजें नजर आ रही है, मिसाल के तौर पर टाइटल जो है, कभी वो बॉडी में नजर आया आपको टाइटल आपकी वेबसाइट का? नो, आपकी वेबसाइट का टाइटल बॉडी में नजर नहीं आता। आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन भी नजर नहीं आती। वो कहाँ नजर आती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां आऊं और यहां अगर मैं लिख दूं स्टार्स एकेडमी, या लिख लेते हैं जी बेस्ट न्यूज चैनल इन पाकिस्तान, ये क्या लिख रहा हूं मैं? शाबाश। अब आप लोगों ने SEO की लैंग्वेज में बात करनी है, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूं, कीवर्ड लिख रहा हूं। बेसिकली अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो मैं मुख्तसर सा आपको बताता हूं कीवर्ड्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं। कीवर्ड्स को हम सर्च टर्म्स भी बोल सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कीवर्ड हो, देखें ना, कीवर्ड किसने बनाने, तो वो तो ऑप्टिमाइजर ने बनाने हैं, वो तो ऑप्टिमाइजर ने बनाने। यूजर्स क्या है, यूजर तो जस्ट टाइप कर रहे हैं। मतलब कोई बंदा कुछ टाइप, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने, बेस्ट न्यूज चैनल इन पाकिस्तान, ठीक है ना। कोई बंदा ये लिख सकता है कि बेस्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल इन पाकिस्तान। मतलब हर बंदे की अपनी थॉट के मुताबिक कोई चीज को टाइप कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये सर्च फ्रेज है। उसके बाद ये सर्च फ्रेज, जब बहुत सारे लोग अपने अपने सर्च फ्रेजेस लिखते हैं तो गूगल देखता है कि इनमें से जो पॉपुलर सर्च फ्रेजेस हैं उन सबको इकट्ठा कर लेता है और उनमें से एक टर्म निकाल लेता है। नहीं, वो जो एक नई कॉमन टर्म निकलती है, दैट इज कीवर्ड। मतलब 200 लोगों ने न्यूज़पेपर देखना, ये देखने, यही चीज करना था, मीडिया के नाम से सर्च करो, मीडिया चैनल, तो किसी से हाँ। अब उन्होंने क्या किया, उन सबको कंबाइन किया और उन सबको कंबाइन करके देखा कि इन सब से मिलकर एक कॉमन सर्च क्या बनती है। वो जो एक कॉमन सर्च बन गई
वो क्या बन गया, कीवर्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज लोग जो हैं वो ये चीज टाइप करने लगे हुए हैं, वो क्या बन गया, कीवर्ड। यानी ऑप्टिमाइजर का ये भी काम होता है कि ऐसी टर्म्स को फाइंड करना। ये तो हम कह रहे हैं गूगल कर रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से हम टर्म्स को फाइंड करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन से पॉपुलर कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कीवर्ड ही ऐसा इस्तेमाल करता हूं जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसके अगेंस्ट मेरी वेबसाइट टॉप पर तो नहीं आ सकती कभी भी। टॉप पर तो तभी आएगी जब मैं गूगल फ्रेंडली कीवर्ड बनाऊंगा। तो मुझे गूगल फ्रेंड यानी मुझे देखना है मेरे कंपटीटर्स क्या यूज कर रहे हैं, मुझे वो वाले कीवर्ड्स लगाने हैं ताकि जब कोई बंदा उन कीवर्ड्स को सर्च करे तो मेरे कंपटीटर्स की वेबसाइट्स आती हैं, तो वहां मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, मेरी वेबसाइट उनसे ऊपर आनी चाहिए, उनकी वेबसाइट मुझसे नीचे आनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमने सर्च एक किया कुछ, मैं लिख देता हूं, ये एंटर करता हूं, देखते हैं क्या होता है आगे। इस हिस्से को देख लेते हैं। लिखा हुआ है टॉप 10 न्यूज चैनल इन पाकिस्तान। एक ये बोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और इसके नीचे एक टेक्स्ट 2 लाइनों में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो वेबसाइट पर नहीं हैं, यानी वेबसाइट की बॉडी में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। एक क्या है उसका टाइटल, और एक क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन। और ये दोनों चीजें कहां डिफाइन हुई हैं, हेड पोर्शन में। यानी कि ये दोनों चीजें हमने कहां डिफाइन की हैं, हेड में। अब ये बात हुई सर इन दो चीजों की एसईओ के लिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जावा स्क्रिप्टिंग की, जावा स्क्रिप्टिंग भी कहां इस्तेमाल हो रही है, बॉडी में। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो डिफाइन हो रहा है, यानी एक प्रोग्राम जो लिख रहे हैं हम, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एक छोटा सा कैलकुलेटर बना हुआ है, सो इसका मतलब क्या है, उसे कैलकुलेटर बनाना है। अब ये HTML से तो नहीं बनेगा, ये तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट से बनेगा। सो मैंने कह दिया जनाब ये जो कैलकुलेटर वो बनाएगा वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू बनाएगा। अब जो कैलकुलेटर बनाने का कोड है या जो स्क्रिप्ट है वो कहां लिखना है उसने, वो उसने हेड में लिखना है। लेकिन कैलकुलेटर नजर कहां आना है, बॉडी में नजर आना है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि डेफिनेशन कहां हो रही है, डेफिनेशन हेड में हो रही है। किसी भी चीज को हम कहां डिफाइन कर रहे हैं, हेड पोर्शन में। लेकिन उसी चीज को डिफाइन करने के बाद हम इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, बॉडी में। यानी कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, एक वेरिएबल बनाया A, एक वेरिएबल बनाया B, और तीसरे वेरिएबल में एक आसान बात कर रहा हूं कि मैं इन दोनों को आपस में ऐड करना चाहता हूं, और जब ये आपस में ऐड हो जाएं तो इसका रिजल्ट भी मैं अपनी पेज पे शो करना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल है A, उसकी एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है B, उसकी भी एक वैल्यू है। ये दोनों वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूं, ऐसे ही है। इनकी वेरिएबल तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो मैं C को सिर्फ बॉडी में प्रिंट करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी का काम किस में होगा, सारा हेड में होगा। ये तो एक एग्जांपल होगी हेड की डेफिनेशन की। हेड की डेफिनेशन की दूसरी एग्जांपल क्या है, CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स। ये कैस्केड स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, एक हमारे पास फॉर्मेटिंग है HTML और एक हमारे पास फॉर्मेटिंग है एडवांस। जो हमारे पास एडवांस फॉर्मेटिंग है दैट इज CSS। जो हमारे पास एडवांस फॉर्मेटिंग है, यानी कि जहां पर जाकर HTML बस हो जाती है वहां से जाकर फिर CSS शुरू हो जाती है। यानी एडवांस फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें CSS के कोड की जरूरत है। फॉर्मेट्स डिफाइन करने हैं आपने, फॉर्मेट्स डिफाइन करने हैं आपने, तो वो कहां पे डिफाइन होंगे, हेड में। फॉर्मेट्स इस्तेमाल करने हैं आपने तो वो कहां पे इस्तेमाल होंगे, बॉडी में। बात समझ में आ गई? यानी कि हेड वाले पोर्शन में हम क्या काम कर रहे हैं आपको बता दिया। हमसे रिलेटेड जो काम है अभी फिलहाल, जो वो थिक काम हमसे रेलिवेंट है आज की तारीख तक, वो क्या है, टाइटल, और वो क्या है, डिस्क्रिप्शन। कुछ और चीजें भी होंगी इस तरह की, और भी बहुत सारे कोड होंगे जो कि एज ए ऑप्टिमाइजर हमें हेड में लाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट वेरीफाई करवाते हैं, बताया था ना, वेबसाइट वेरिफिकेशन का कोड भी हेड में आएगा। कहां से निकालेंगे, वेबसाइट वेरीफाई कहां से करवाएंगे, गूगल सर्च कंसोल से। अभी तक हमने नहीं पढ़ा, पढ़ना है अभी हमने, गूगल सर्च कंसोल को अभी हमने पढ़ना है। यानी मैं ये चाह रहा हूं मेरी वेबसाइट गूगल के साथ वेरीफाइड हो जाए, ताकि वो मेरी वेबसाइट के एनालिसिस करके मुझे बताए कि मेरी वेबसाइट ठीक है, कि इसमें कुछ बग्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना पड़ेगा। अप्रूव कराने के लिए वो मुझे कोड देगी, वेबसाइट मुझे कोड देगी और कहेगी भाई ये वाला कोड अपनी वेबसाइट के हेड में जाकर पेस्ट कर दो और उसके बाद वेरीफाई करो। मैं देखूंगा कि जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया क्या वो आपकी वेबसाइट पे लिखा गया है। अगर लिखा गया होगा तो मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। अब ये वाला जो कोड है ये बॉडी में नहीं आएगा, ये वाला कोड कहाँ आएगा, हेड। इस तरह की और बहुत सारी वेरिफिकेशंस होंगी, इस तरह की और बहुत सारे वेरिफिकेशन कोड्स होंगे जो हमें हर हालत में कहाँ लगाने हैं,
हेड में। अब आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि हेड में क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम वापस HTML में। तो आज की तारीख में अगर हम कहें कि हेड में क्या आएगा, तो एक तो आएगा टाइटल, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं तो उसकी एक ब्रैकेट रह गई है, ठीक है। ब्रैकेट की जगह से कामा लग गया था। ले जी फिलहाल मैं टाइटल बना रहा हूं। टाइटल कितना बड़ा होगा इसको हम आगे जाकर देखेंगे। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइटल क्या बनाया मैंने, ये देखें जरा। मैं चाहता तो पीक सॉल्यूशंस भी लिख सकता था पहले, है ना। मैं चाहता था पहले लिखता पीक सॉल्यूशंस, उसके बाद लिख देता बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिसको पता है पीक सॉल्यूशंस का तो उसको बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। उसको तो पहले ही पता है पीक सॉल्यूशंस का। असल चीज तो ये है कि जिसको पता है पीक सॉल्यूशंस का वो तो सीधा आएगा, लोकली विजिट करेगा, एडमिशन लेगा या इन्फॉर्मेशन लेगा, जो भी उसने करना है। लेकिन जो बंदा घर में बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले या कोई अच्छे से कॉलेज को आइडेंटिफाई कर ले ऑनलाइन, तो वो इस तरह की कोई टर्म लिखेगा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, बेस्ट ग्राफिक्स डिप्लोमा इन लाहौर, इस तरह की चीजें लिखेगा ना। सो हमने क्या किया, यही टाइटल बना दिया और सेकेंडरी के तौर पर हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, पीक सॉल्यूशंस को। सर ये हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, इससे पहले फिर हमने ये जान लिया कि गूगल के ऊपर ज़्यादा सर्च किस नाम से लोग करते हैं, उसे तो आईटी के नाम से करते हैं, कंप्यूटर कॉलेज से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है, जब हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करना होगा ना। यानी कि अभी हम समझ रहे हैं कि मैंने आपको एक कीवर्ड ढूंढ कर दे दिया, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। जब हम SEO शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा जो पहला कंसर्न होगा वो ये होगा कि भाई हम लोगों ने कीवर्ड्स बनाने हैं। यानी एक कीवर्ड तो नहीं बनाना, मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई एक कीवर्ड आपके पास, जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपको आपकी अपनी प्रोडक्ट बताएगा कि भाई मैं ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ों का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट पहले सफ़े की पहली 3-4 वेबसाइट पे आनी चाहिए, ये उसकी डिमांड होगी आपसे, ठीक है। अब हो सकता है कि वो आपको खुद से कहे जी मेरे ये कीवर्ड्स हैं, तो बेसिकली वो कीवर्ड्स तो नहीं होंगे, वो एक किस्म के कीवर्ड की फ्रेजेस होंगे या सर्च टर्म्स होंगी। आपने उनको पॉलिश करना है और कीवर्ड्स बनाना है और फिर उनको बताना है कि जनाब ये आपने जो बताए थे, ठीक है ना, ये की फ्रेजेस थे आपके, तो ये आपकी कम्युनिटी में मैं भी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ग्लोबली इसको देखना चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में या लाहौर में आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेहतर वर्ड्स हैं। सो हम ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने गूगल से लिए हैं, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है, ये आसान अल्फाज में किसी कस्टमर से बात कर रहे हो तो उसे कैसे बताना है हम लोगों ने, ठीक है। अभी हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जी मेटा, जरा इस चीज को जरा आकर देखें, अपनी वेबसाइट पे भी देखें। जी मेटा टैग्स जो होते हैं बेसिकली ये भी हेड टाइप्स होती हैं और ये अलग-अलग मेटाज हैं, ठीक है। हमने जो फिलहाल हम जिनसे कंसर्न है उनमें से एक कीवर्ड होगा और एक डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली गूगल इस वक्त जिस फैक्टर को कंसीडर करता है वो कीवर्ड को भी कंसीडर नहीं करता। हालांकि देखा जाए तो नाम से तो लगता है कि कीवर्ड को उसे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड को कंसीडर नहीं करता। वो कहता है अलग से कीवर्ड ना लिखें, जंक काम ना करें मेरे लिए, बल्कि आप अपना कोई मैसेज दें और उस मैसेज के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुझे सिर्फ कीवर्ड ही टाइप करके दे दें। शुरू में जब हम SEO करते थे तो हम कीवर्ड्स बताते थे, यानी आज अगर मैं मेटा के साथ कीवर्ड भी बताऊंगा तो वो ना माइंड करेगा ना खुश होगा, यानी इग्नोर कर देगा। उसके लिए ये कोई वर्थफुल चीज़ नहीं है। उसके लिए वर्थफुल टाइटल है आपका हेड में और उसके लिए वर्थफुल आपके लिए डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब हम जरा अपनी वेबसाइट को देखते हैं जो भी हमने खोली थी और देखते हैं कि उसके हेड में मेटा, डिस्क्रिप्शन और टाइटल कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सिंपली वेबसाइट पर राइट क्लिक किया, सोर्स में आ गया जी। खोल लीजिए वेबसाइट मैंने, ओके। मैं इसका जूम थोड़ा सा बड़ा करता हूं, चलो, ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखें हेड पोर्शन है, बहुत कुछ नजर आ रहा है, देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। हमसे इतना रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट चीजें मैं वो आपको बताऊंगा, आपको आसान लगेंगी। अच्छा, अब हमने दूसरा क्या देखना है जी, टाइटल पहले देखे कहाँ है, ऊपर चला गया जी टाइटल। अच्छा चलिए, अब मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही, मैं सिंपल क्या करता हूँ, Ctrl F, ठीक है,
और टाइटल लिख देता हूँ जी। फाइंड कर लिया यहीं से मैंने, टाइटल मुझे मिल गया। अब मैंने इसका टाइटल देख लिया कि लिखा हुआ जी इसहाक आई हॉस्पिटल, ठीक है। अब मैंने दूसरी चीज क्या ढूंढनी थी, मेटा नेम इक्वल्स टू, नजर आ गया आपको लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन भी, यानी मैंने ऊपर से सर्च किया तो मुझे मिल गया, कीवर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन की। ये भी बहुत अहम एक मेटा है, व्यू पोर्ट। देख रहे हैं व्यू पोर्ट, ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, एक रिस्पॉन्सिव और एक नॉन रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती हैं वो मोबाइल पे जाकर अपनी शक्ल चेंज कर लेती हैं, ऐसे ही है। जो नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल पर, यानी नॉन रिस्पॉन्सिव का मतलब बहुत ओल्ड मॉडल वेबसाइट्स, जो ओल्ड मॉडल वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल पर भी वैसे ही खुलेंगी जैसे डेस्कटॉप पर आपकी खुल रही होती है। सो बेसिकली ये जो हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को बना रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं, वो इस लाइन की वजह से बनाते हैं। ये जो एक लाइन लिखी है ये स्पेसिफिक फिक्स लाइन है जो आपने अपनी वेबसाइट में लिख देनी है, और ये आपके डेवलपर ने पहले से लिखी होगी, ठीक है। इसको हमने कोई ऑप्टिमाइज नहीं करना, लेकिन अगर उसने ये लाइन नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट में एरर है। फिर हम डेवलपर को कहेंगे कि भाई ये वाली लाइन ऐड कर दो, या हम खुद से ही ये वाली लाइन इसमें डाल देंगे। क्या कह रही है, मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का साइज बता रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली लाइन क्या करती है, आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव बनाती हैं। मोबाइल फ्रेंडली बनाने का क्या मतलब है, यानी कि मैंने एक वेबसाइट अभी कंप्यूटर पे खोलूं तो क्या आता है, मेन्यू आता है ना, आ गया मेन्यू, ये क्या हुआ, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले तो नहीं आ रहा था सही, अब क्यों इसने ऐसे किया, मुझसे राइट क्लिक हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, कुछ और हुआ, वजह बताएं, शाबाश। बड़ा किया, हाँ मैंने साइज बड़ा किया हुआ है बेसिकली ना, ठीक है। तो उसने उस मोड में ले गया उसको। अगर मैं इसके साइज को छोटा करूं दोबारा से, देखिएगा क्या होता है, वापस आ गया मेन्यू। यानी कि ये वो कह रहा है ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका बेसिकली हुआ क्या है, स्क्रीन बड़ी हुई तो मतलब मैंने जूम बड़ा किया तो मेरी स्क्रीन छोटी हो गई। जब स्क्रीन छोटी हुई तो उसने समझा ये मोबाइल वर्जन आप देख रहे हैं उसका, तो वही मोबाइल वर्जन था आपका। इसमें आपको क्या नजर आया, होम अबाउट दिस दिस दिस, ठीक है जी। इसे छोटा करें, अब क्या हुआ, मोबाइल बन गया ना, अब मोबाइल व्यू आ गया ना हमारा सारा, और मोबाइल व्यू में मेन्यू इस तरह आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंफर्म हो गया भाई ये हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से कंफर्म हो गया। ये किस लाइन की वजह से हुआ, अगर हम वो लाइन निकाल देंगे अपने कोड में से तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से अप्रूव करवाएंगे तो वो एरर भी शो करेगी कि भाई आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। इसमें कोड ऐड करवाएं, आ जाए आगे। ये थी हमारी। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कौन सा ऐड करना है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, ऐसे ही है। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन और आगे क्या लिखना है जी हमने, मेटा नेम, अच्छा ये इस तरह आपने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना है, और कंटेंट इक्वल्स टू, यहां पर अब हमने क्या लिखना है, अपना कंटेंट लिखना है। यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, अपना कंटेंट टाइप करना है। इसकी लिमिटेशंस क्या है ये अगले लेसन में पढ़ेंगे जब हम लोग एसईओ के मुतालिक बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि कितना ऑप्टिमाइज्ड एसईओ का टाइटल होना चाहिए और कितना, क्योंकि उसमें मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन करने का मेथड बताऊंगा, साथ उसकी लिमिटेशन भी बताऊंगा। यहां पर आ जाते हैं कंटेंट इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या लिखना है, यहां मैं लिख रहा हूं पीक सॉल्यूशंस इज द बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, वी आर ऑफरिंग। अब ये देखना ये है कि अब मैं इतना कुछ तो डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पूरा पेज तो है नहीं मेरा, ये तो नहीं कि मैं अपनी सारी कहानी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो अगर आपको लग रहा हो कि आपका कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, आपको ज्यादा कंटेंट टाइप करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप 160 170 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिख पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम मल्टीपल पेजेस पर अपने कंटेंट को डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे मैं कहूँ जनाब, यहाँ पर मैंने अपनी एक मेन बात लिख दी भाई कंप्यूटर कॉलेज है,
उसके बाद ग्राफिक्स डिप्लोमा की बात भी करनी है, डिजिटल मार्केटिंग की बात भी करनी है, वेब डेवलपमेंट भी। अब इतना लंबा कंटेंट तो नहीं मैं लिख सकता डिस्क्रिप्शन में, एक पेज के डिस्क्रिप्शन में, और ना ही उसको समझ में आएगा और ना ही वो उसको फिर ऑप्टिमाइज करेगा। लिखने को क्या है, कोई लिमिट तो नहीं, मैं टाइप करता जाऊँ जितना भी करना है, लेकिन उसने कितना रीड करना है, उसने एक हद तक उसको रीड करना है, उसके बाद उसने बाकी के को इग्नोर कर देना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग द पेजेस। मैं कहूँगा भाई मेरा ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है, होम पेज पर मैं मेन चीज़ फोकस करता हूँ। उसके बाद मैंने आगे एक टैब बनाया हुआ है जिसपे मैंने लिखा हुआ है कोर्सेज। कोर्सेज के अंदर मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा आ रहा है, कोर्सेज के अंदर हमारा एक वेब ग्राफिक्स का डिप्लोमा आ रहा है, यानी इस तरह की सब चीज़ें आने लगी हुई हैं, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, हर पेज का अलहदा टाइटल और हर पेज का अलहदा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। फायदा क्या होगा, हर चीज़ अलग अलग ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ऐसे ही है ना। हाँ, फिर अलहदा अलहदा पेज बेसिकली क्या था, वो जो मेन्यू नज़र आ रहा था वो अलहदा अलहदा पेज ही था ना। होम का बटन अलहदा बना हुआ था, उसके आगे क्या बना होता है, कोर्सेज। कोर्सेज पे क्लिक करते तो लिस्ट में आ जाते सारे कोर्सेज, उस पर क्लिक करते तो एक कोर्स खुल जाता। अब वो जब एक कोर्स था बेसिकली वो एक अलहदा HTML फाइल थी, वो जो दूसरा कोर्स है वो एक अलहदा HTML फाइल है। सो हर कोर्स की अलहदा अलहदा फाइल बननी शुरू हो गई है, हर कोर्स की अलहदा फाइल बन गई। जब अलहदा फाइलें हो गई, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक होम पेज है और मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, और मेरे पास नंबर ऑफ HTML फाइल्स हैं, और फिर मेरे पास कीवर्ड्स हैं। कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, एक होम पेज पे तो बहुत सारे कीवर्ड्स रिजल्ट नहीं देंगे हमें, फिर हमें वो नंबर ऑफ फाइल्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, लें जी, ऊपर मैंने कंप्यूटर लिखा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया IT लिख दिया। ठीक है, एडवांस IT कोर्सेज। चलो, इस अभी तक मैंने जितना टाइप किया है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं टाइप किया मैंने जो मेरी पेज पर प्रिंट हो, ऐसे ही है ना। मैंने टाइटल लिखा, पेज पे प्रिंट नहीं होना। मैंने टाइटल लिखा, वो भी पेज पे प्रिंट नहीं होना। मैंने मेटा लिखा, वो भी पेज पे प्रिंट नहीं होना। मेटा को कौन यूज कर रहा है, सर्च इंजन, ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर रहा है, यानी वो बेसिकली आपके इस मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से आपको ऊपर रख रहा है या नीचे रख रहा है। आपने जितने अच्छे तरीके से ये यूज की होगी, जितने अच्छे कीवर्ड्स का इसमें इस्तेमाल किया होगा, उतने अच्छे तरीके से आप इसकी पोजीशनिंग में टॉप पर आ रहे होंगे। बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने ये देखना है, नहीं टाइटल में और इसको अलहदा कर देना, डिस्क्रिप्शन अलहदा, कंटेंट डिस्प्ले होना है, टाइटल अलहदा। दिखाया था ना आपको, टाइटल ऊपर अलहदा बोल्ड नजर आ रहा था, डिस्क्रिप्शन अलहदा से हमें नजर आ रही थी। ठीक है, लिखना है, लेकिन जब हमें ये पता लगे ना हमारे पास लिमिटेशन आ गई है इतनी, फिर हमने ये देखना है कि हम कितना टेक्स्ट है जो हम लिखना चाहिए, कौन सा इग्नोरेबल है। बाकी कंटेंट होता है, जैसे अब ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, बाकी नीचे इसका आर्टिकल भी होता है, वो आर्टिकल हम इसी टैग में करेंगे, उसका टैग अलग होगा। नहीं, जब हम नीचे बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में जाने के बाद हम हेडिंग टैग्स यूज करेंगे, पैराग्राफ के टैग यूज करेंगे। मोस्टली हम पैराग्राफ का टैग यूज करेंगे, और जब हमने पैराग्राफ बनाना होगा तो ऊपर कोई हेडर तो देंगे ना उसका, तो उसके लिए फिर हम H1 से लेकर H6 तक हमारे पास जो स्टाइल है, और दैट इज द SEO ऑप्टिमाइज्ड टैग्स, वही SEO ऑप्टिमाइज्ड टैग्स हैं, मेजर टैग्स हैं। ठीक है, अब जब हम बॉडी में जाते हैं तब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब अगले मरले में मैं आपको बॉडी में ही लेके जा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं बॉडी में। अब हम पहली दफा ये काम करने लगे हैं कि क्या भाई प्रिंट क्या होगा हमारे पेज पर, प्रिंट क्या करवाना है पेज के ऊपर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने लगा हूँ। उससे पहले आपने ये समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने लगा दिया H1 और ये मैंने लिख दिया H1। सबको समझ में आ गया क्या ये, क्या ये हेडिंग स्टाइल्स है। ये हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स है। गूगल हमें ये कहता है कि जब आपने अपना कंटेंट लिखना है, मैंने आपको कहा था वो क्या कहता है, सबसे पहले तो कहता है भाई आपका कंटेंट कम से कम 400 वर्ड्स पे होना चाहिए, मिनिमम 400 वर्ड्स का आपका कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2, आपने कंटेंट कहीं से पिक नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप गूगल करें, उसी तरह का कंटेंट किसी वेबसाइट से उठाएं और उसे अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दें।
नो, इस तरह नहीं करना आपने। इस तरह करने से क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, वेबसाइट चल रही होगी, नज़र आ रही होगी, सर्च कंसोल में जाएंगे वहाँ पर भी कोई मेजर इशू नहीं दिखा रही होगी, मगर हमारी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी डुप्लीकेशन की वजह से। यानी वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट, आपने अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऑन साइट के मेन फैक्टर्स अप्लाई कर लिए, मेन फैक्टर्स बहुत डेप्थ वाले नहीं, बहुत मेन फैक्टर्स अप्लाई कर लिए, और आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है वो भी यूनिक है। यानी यूनिक का क्या मतलब है कि आपने खुद से लिखा हुआ है, क्रिएटिव टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा, ऐसे नहीं है कि कोई कहीं से कॉपी किया हुआ है। क्रिएटिव टेक्स्ट लिखा हुआ है, यूनिक लिखा हुआ है, और उसमें हेडिंग स्टाइल्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया है, और अभी कुछ टैग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, उनका आपने प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ है। तो वैसे हमारे पास जो SEO का टाइम पीरियड होता है वो 4 to 6 मंथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरह किया होगा तो इस तरह करने से आप अपनी वेबसाइट को विद इन अ मंथ रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, वो बंद हो गया। ले जी, मैं एक वेबसाइट का नाम लिखने लगा हूँ, सॉरी वेबसाइट नहीं, प्रोडक्ट का। विंडो खोल दे, अभी AC चला है, अब चला है AC, अभी लाइट आई है ना। अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं खुलवा देता हूँ, अदरवाइज आप बैठ से हवा लें अगर आपको तबीयत ख़राब हो रही है। ये देखें, मैं एक कीवर्ड लिख रहा हूँ, कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, किसी कंपनी का नाम तो नहीं है। ये कीवर्ड लिखा है मैंने, कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट। इस पे एंटर करते हैं लिख के, ऊपर देखें वेबसाइट कौन सी आ गई है, dastagirengineering.com आ गई है। ये कीवर्ड जो है ऑप्टिमाइज किया एक स्टूडेंट ने मेरे ने, जो हमारी नेफटेक की क्लास में, मतलब उसने ये पूरी की पूरी वेबसाइट, बिल्कुल देखें इस वेबसाइट को मैं खोलता हूँ, जैसे आज आपको टास्क दिया है ना, उनका भी जब कोर्स शुरू हुआ था तो उनको भी ये टास्क दिया था। अभी आप खोल कर जी, उन्हें ये वेबसाइट खोल कर दे दी थी, उन्हें ये वेबसाइट दे दी थी। आपको फील हो रहा है इस वेबसाइट में और इस वेबसाइट में कुछ चीजें मिल रही हैं आपस में, कि नहीं फील हो रहा? लग रहा है वही है, वही वेबसाइट है ना। देखें जरा, स्टूडेंट ने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, वही देखें, नीचे आकर देखें जरा, सब कुछ वही है ना। यानी कि वही वेबसाइट जो मैं आज आपको दे रहा हूं, जो 2 महीने पहले उनको दी थी मैंने, उसने इस वेबसाइट को इन्हीं ट्रिक्स के साथ जो मैंने सिखाए हैं, इस वेबसाइट को एडिट भी किया, एडिट करके इसने इसको किसी और चीज़ की, यानी मैंने उसको टास्क दिया कि आपने इसके अंदर ये चीज़ें लानी है, यानी इसको एक वेबसाइट दिखाई कि वहाँ से लेना है। वेबसाइट दिखाने के बाद डाटा उसे हमने कहा था कि डाटा नहीं आपने वहाँ से लेना, डाटा आपने खुद डिफाइन करना है। यानी अगर हम इसे कॉपी कर लेते, अब आप देख रहे हो ना, ये जो वेबसाइट मैंने अभी खोली है, हमने लिखा क्या था, बेस्ट भी नहीं लिखा था, हमने लिखा था कमर्शियल, वो उसका टाइटल इस तरह का लिखा हो, बेकिंग इक्विपमेंट। अब देख रहे हैं ऑप्टिमाइज हो गई है, और उस कोर्स को शुरू हुए हमारे 4 महीनों में, चौथा महीना चल रहा है। और जब हमने SEO शुरू की थी तो मेरा ख्याल है कि वो आफ्टर 2 मंथ शुरू की थी, मतलब SEO जब शुरू की थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 1 महीने में ये काम किया होगा, ऐसे ही है ना, महीने में ही हो गया होगा। और मैं काम इस तरह करवाता हूँ कि मैं आप सबको जो है ना डोमेन्स असाइन कर देता हूँ, यानी आप सबने लोकल काम करना है पहले आपने लोकल काम करना है। लोकल काम करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपकी ही वेब लोकल काम को, अभी लोकल काम तो कंप्यूटर में आपके, ऑनलाइन तो नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को सब डोमेन्स दे दूँगा, ठीक है। मेरे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें से मैं आप सबकी अलग अलग एक सब डोमेन बना दूँगा, और उस सब डोमेन के अंदर हम आपकी वेबसाइट को अपलोड करेंगे। ये वाली वेबसाइट पहले सब डोमेन में थी, उसके बाद हम इसको मेन डोमेन पर लेकर आए। यानी आप ये समझ लो कि ये मैंने किसी क्लाइंट की वेबसाइट लगा दी है, जो काम स्टूडेंट ने किया था, किसी की वेबसाइट को मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये किसने किया, स्टूडेंट ने किया। और स्टूडेंट ने करने के लिए उसने 1 मंथ में कर दिया, लेकिन उसके अगर रातें और दिन कैलकुलेट करें तो शायद कुछ ज़्यादा बनते हो, जो घर में बैठ के वो काम करता था, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं घंटे की क्लास लूँ तो आप समझेंगे घंटे की बैठ के आप भी कुछ हाथ पाँव मारें तो ये सब कुछ हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर ये काम होगा। वेबसाइट एडिट भी करनी है, मैं क्या वेबसाइट एडिट भी करनी है, वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी करनी है, 2 काम है ना, पहले एडिट करना है फिर ऑप्टिमाइज करना है। वो
डॉक्टर इसहाक आई हॉस्पिटल है, जब मैं आपको टास्क दूंगा तो वो कहीं से नजर नहीं आनी चाहिए कि वो इसहाक आई हॉस्पिटल है। वो आपको जो ब्रांड दूंगा ना कि इसकी मार्केटिंग करनी है तो आपने उसी की चीज़ें लगानी है और उसी का कंटेंट भी लिखना है। कंटेंट कैसे लिखना है? अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, आप इंग्लिश लिखें, अपने किसी टीचर के पास लेकर चले जाएं, उनको दिखाएं कि ये हमने कंटेंट लिखा है। मतलब देखें बेसिकली क्या होता है, एक डिजिटल मार्केटिंग में टीम होती है पूरी, हर काम करने के लिए एक अलग बंदा होता है। मतलब एक कंटेंट राइटर अलग होगा, ग्राफिक डिजाइनर अलग होगा, एसईओ का बंदा अलग होगा, वेब डेवलपर अलग होगा, हर चीज़ का अलग अलग एक बंदा काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, आपने वन मैन शो करना है, मैं भी वन मैन शो ही करता हूँ, आपने भी वन मैन शो ही करना है। ठीक है, वन मैन शो करना है तो आप वन मैन शो करोगे तो वन मैन शो हो जाएगा। सर आपने करना क्या है, आप अपने रेफरेंस यूज़ करें। आपका कोई दोस्त है अच्छी ग्राफिक्स कर लेता है, आप उससे कोई यार मुझे यार ये एक तस्वीर बनवानी है ज़रा बना दो मुझे, अदरवाइज आप खुद सीख लें। मैंने आपको कहा था ना कि बेसिक मैं आपको बता दूंगा, बेसिक से आप सीख सकते हो। अदरवाइज आपने अपने सर्कल को यूज़ करते हुए कि कैसे कैसे अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें आप बना सकते हो। अब अगर हम इस वेबसाइट की चीज़ें देखें, तस्वीरें देखें, तो ये उन्होंने कहीं से लेकर थोड़ी बहुत एडिट करके यहाँ लगा दी हुई है। ठीक है, सो तस्वीर पर इतना कॉपीराइट नहीं आता, इतना डुप्लीकेशन चेक नहीं आता जितना टेक्स्ट के ऊपर आता है। तो तस्वीर को तो मॉडिफाई करना बड़ा आसान है। आप एक तस्वीर उठाएं, फोटोशॉप में ले जाकर उसको हल्का सा ओपेसिटी को लेफ्ट राइट कर दें, तस्वीर चेंज हो गई। तस्वीर तो चेंज हो गई ना, तस्वीर का कलर ही वो नहीं रहा, मतलब ग्रे शेड में आ रही है, आपने उसे हल्का सा ब्लू शेड दे दिया, तस्वीर की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ऑनरशिप भी चेंज होगी उसकी। तो तस्वीर चेंज करना तो बहुत आसान है, असल चीज़ क्या है, कंटेंट लिखना है आपने। चलिए आ जाते हैं वापस। जी, एडिटिंग करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें। ठीक है, गूगल पे जाएं, नोटपैड प्लस प्लस लिखें, आगे ये फ्री टूल है, जस्ट क्लिक करें इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, कोई इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। हाँ, बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल होकर आपके पास आ जाएगा। सो आपने जितना भी काम करना है इस नोटपैड प्लस प्लस में करना है, ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू नोटपैड। ठीक है, मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ, यानी मेरे पास जो टास्क आते हैं, मैंने जब वेबसाइट एडिट करनी होती है तो अगर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट ना हो तो मैं इसी में काम करता हूँ। जो मर्जी कर लो, हमें नेट से देखना कौन सा मिलता है, फ्री नहीं होता, वो ट्रायल वर्जन होता है, 30 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसका बेहतर तरीका ये है कि यहाँ से कॉलेज वालों से ले लो, इनके पास होंगे ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन यह है कि आप ये इस सर्च से आप बाहर निकल आए कि आपको चाहिए क्या, ये तो आपको अब कर लेनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अब सर्चिंग में नहीं लगे रहना, काम करना है आप लोगों ने। चलें जी, ये भी हो गया, वापस आ जाए ज़रा नोटपैड में, ये था। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो मैंने टाइटल में लिखा वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं, ऐसे ही है। तो मैंने इसको बना दिया अपनी हेडलाइन, इसको मैंने अपनी हेडलाइन बना दिया। मेरे पास जो हेडलाइन का टर्म मैं यूज कर रहा हूं बेसिकली इसे हम बोलते हैं हेडिंग स्टाइल। ठीक है, ये वाले जो हेडिंग स्टाइल है ये मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ में इनका बहुत अहम रोल है, यानी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में इनका बहुत अहम रोल है। कैसे देखिए, अगर आपको कुछ फील हो रहा है, ये है हेडिंग, ये हेडिंग स्टाइल है। नीचे आकर देखें, यहां भी लगा हुआ है, नीचे आकर देखें, यहां भी आप देख रहे हैं ना, एक पेज बनाने का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम काम कर रहे हैं। एक हेडलाइन है, साथ टेक्स्ट है, एक हेडलाइन है, साथ टेक्स्ट है। डुप्लीकेशन नहीं कर रहा मैं कहीं पे, ये भी देख रहे हैं आप। इवन आप अपने ही पेज पर डुप्लीकेट टेक्स्ट यूज करोगे हेडिंग में खास तौर पर, तो आपसे कहेगा नहीं मैं इस एक को कर दूंगा, दूसरी को नहीं करूंगा। सो हमने अपनी हेडलाइंस को भी यूनिक बनाना है अनटिल के उनका आप मैटर में कुछ डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, अगर मैटर में डुप्लीकेशन होगी तो फिर हमें ये भी पता लगा, यहाँ तो हम उसके सिनोनिम्स यूज कर लें, भाई उससे मिलते जुलते अल्फाज यूज कर लें। यहाँ अगर मैं सेम वही यूज करूंगा तो फिर मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं कुछ फैक्टर्स एसईओ के छोड़ दूं। यानी लाजमी बात है, अगर मुझे गूगल कहे कि भाई आप डुप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो मैं क्लाइंट को देखूँ, फिर नहीं यार क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट ही है, मुझे तो यूं ही करना पड़ेगा।
सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक एसईओ का फैक्टर लूज कर दिया। सो अगर उसके ऊपर आने का चांसेस महीने का था तो उस फैक्टर की वजह से आप पीछे चले गए। समझ आई ना बात की? यानी आप जितने फैक्टर्स छोड़ते जाओगे एसईओ के, इसका मतलब है आप डिले होते जाओगे उतना ज़्यादा। और अगर आप डुप्लीकेशन कर लोगे तो आप सारी उम्र लगे रहो, ठीक है, आपकी वेबसाइट ना क्राउल होगी। अब ये क्राउलिंग की क्या टर्म है, ये मैं आपको जाने से पहले आज ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्राउलिंग और इंडेक्सिंग ये जाने से पहले एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। आ जाते हैं जी इधर जी, अब करते हैं आगे चलते हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ नहीं यूज़ करना, ठीक है। अभी आप जो हेडिंग दिखा रहा हूँ वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं लगा हुआ, वो हेडिंग ही है। हमारे पास टोटल, ये तो जिन जिन लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया हो उनको पता होगा कि हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास होते हैं, वर्ड में भी होते हैं। 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, एक बड़े वाला होता है, फिर आगे जाते जाते छोटे छोटे होते जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड हायरार्की, यानी एक ट्री की सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे भी छोटा, और इस तरह 6 तक हम चले जाते हैं। गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपने जो अपना पेज बनाया हुआ है, ये मैं बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ, अगर इन बातों को आप इग्नोर कर देंगे एसईओ करते वक्त तो इसका मतलब होगा कि आप एसईओ के फैक्टर्स इग्नोर करते जा रहे हैं। गूगल आपसे ये क्या कहता है, कहता है कि आपने एक पेज बनाया है, उसमें 400 से 800 वर्ड्स लिख लिए। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करने के बाद आप इनके ऊपर हेडिंग्स दें, और उन हेडिंग्स को आप हेडिंग स्टाइल के साथ अलग करें। और हेडिंग स्टाइल्स को आपने यूज़ करना है तो हेडिंग स्टाइल की हायरार्की इस्तेमाल करें। हायरार्की का मतलब क्या है कि ऊपर होगा पहला हेडिंग स्टाइल, तो उसके नीचे दूसरा हेडिंग स्टाइल, उसके नीचे, इट इज कॉल्ड हायरार्की। ऐसे नहीं करना आपने कि पूरे पेज के ऊपर जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं सारों को H1 लगा दिया, तो गूगल कहेगा ये गलत कर रहे हैं आप, ये नहीं ठीक। यानी वो कह रहा है कि मुझे टेक्निकली भी आपके डॉक्यूमेंट की समझ आनी चाहिए। सब हेडिंग का मतलब होता है ना, सबको पता है ना सब हेडिंग का क्या मतलब होता है। एक मेन हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, फिर आगे से उसकी सब हेडिंग्स आ रही है, ठीक है। नहीं, हेडिंग्स ही 6 है हमारे पास। हाँ, हम जब 6 हेडिंग्स यूज कर लें तो हम फिर रिपीट कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 6 हेडिंग्स को यूज करने के बाद और एक लिमिट तक। फिर जब मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ करूंगा तो मैं एक एनालिसिस भी करूंगा, ठीक है। मैं एनालिसिस करूंगा एसईओ के, मैं कहूँगा भाई ये मेरी वेबसाइट है, अब जरा मुझे एनालिसिस करके बताओ कि मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ इंप्रूव करने वाला रह गया। तो आप देखिएगा आपको, आपने अपनी वेबसाइट को इंप्रूव कैसे करना है, ऐसे ही करेंगे ना। आप एक दफ़ा उसको एसईओ अप्लाई करोगे, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा लो भी अब इसका एनालिसिस करो। आप उसका जब एनालिसिस करोगे तो वो आपको गाइडलाइंस देगा, वो कहेगा भाई ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लो। फिर हम उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे और उस लेवल पर ले जाएंगे जब उसकी सजेशन मैक्सिमम एसईओ वाले के हाथ से निकल जाए। हाँ, जो बातें डेवलपर के लिए वो कह रहा होगा, सपोज वो कहे आपको कि भाई ये जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, ये बहुत बड़ी लिख दी है आपने, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, डेवलपर को कहेंगे कि भाई इफ़ पॉसिबल तो अपना कोड रिड्यूस कर दो। कोड रिड्यूस करोगे तो हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। चलें जी, अब आगे चलें। तो दिया H1 लिख दिया, हेडिंग स्टाइल चेंज हो गया। H2 लिखूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा। अभी आप देखें इसको, मेरा ख्याल है इतने को मैं चला ही दूं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। वो तो बाद में होगी, फिर क्लास के बाद। जी हम फर्स्ट टाइम ज़रा फाइल को सेव करने लगे हैं जी, फर्स्ट फाइल को सेव करने लगे हैं और आपका मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं जिसमें आपकी फाइलें हैं। ठीक है, यहाँ पर यूँ करते हैं कि HTML का फोल्डर अलग कर देते हैं। इसका नाम रख लेता हूँ जी मैं मेन फाइल। याद रखिएगा नेमिंग जो है ना
नेमिंग स्टाइल को भी आपने याद रखना है कि हमने फाइलों के नाम कैसे रखने हैं। जैसे आमतौर पर हम कहीं पर फाइलें सेव कर रहे हो, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, तो हम बीच में स्पेस बार यूज़ करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि आपने यहाँ पर जब ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं आप, तो आपने अपने नामों में एक पहली बात तो कोशिश करनी है कि जिस तरह का टास्क होगा वही नाम, यानी कि जो हमारे कीवर्ड्स होंगे वही नाम रखें, और बीच में आपने डैश यूज़ करना है, ठीक है, लाइक दिस, जैसे मैंने अभी आपके लिए किया है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम लोगों ने कैसे करना है। जी, डैश देना ज़रूरी है। अगर डैश नहीं दूंगा तो स्पेस दूंगा। जब ये वेब हमारी फाइल लाइव हो जाएगी तो जहाँ पर स्पेस होगी ना वहाँ पर %20 आ जाएगा, ठीक है, तो URL नेमिंग के अगेंस्ट चला जाएगा, यानी ये भी एक फैक्टर होगा जो कि हम अवॉइड कर रहे होंगे फिर गूगल का, ठीक है। कहते हैं जी इसको क्लिक कर देते हैं ताकि अब एक फाइल क्रिएट कर लें हम। पहले आप लोग अमेजोन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मैं 10-15 मिनट में क्लास वाइंड अप होती है, फिर आपसे डिटेल से बात करूँ, ठीक है। ये आ गई HTML। पता लगा क्या हुआ है? हमने एक टाइटल लिखा था, माउस रखें जरा इस वेबसाइट के टाइटल बार पर, आ रहे? ये वो टाइटल है जब गूगल ने क्राउलिंग करके, इंडेक्सिंग करके आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना है, तो वो आपकी दो चीजें दिखा रहा था ना गूगल, एक टाइटल दिखा रहा था और एक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमें कहीं डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही है। डिस्क्रिप्शन ना बॉडी में नजर आएगी ना ऊपर वाले हिस्से में नजर आएगी। डिस्क्रिप्शन हम किसको बता रहे हैं? क्राउलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हमारा पेज अबाउट दिस, यानी हम उसको कह रहे हैं कि इन चीज से मुतल्लिक हमने अपना पेज बनाया हुआ है, ये रेलिवेंसी है हमारे पेज की। फिर जब वो क्राउलर आता है वो क्या करता है? टाइटल को देखता है, वो डिस्क्रिप्शन को देखता है और फिर हमारा स्कोर देखता है, हमारा एसईओ स्कोर कितना अच्छा है। एसईओ स्कोर क्यों अच्छा है? हम कितने फैक्टर्स फॉलो कर रहे हैं गूगल के, हमारा एसईओ स्कोर अच्छा हो गया। उस स्कोर की बेस पर वो हमको टॉप पर लेकर जाएगा या नीचे लेकर आएगा, ठीक है जी। सर जितने भी मेटा ऐड करेंगे वो सारे हम स्टोरी होंगे, जितने भी अभी हम सिर्फ एक मेटा की बात की, डिस्क्रिप्शन की बात की, ठीक है, वो हमने हेड में ऐड कर दिया, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद अब हम बॉडी में आ गए। बॉडी में हमने आके कहा हमारा पेज आना है, ठीक है ना, हमारी वेबसाइट आनी है, ठीक है, वो जी जी होम पेज आएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जी हाँ, अब जब मैंने अभी मैंने क्या लिखा होम पेज पर? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बस और कुछ नहीं लिखा ना। इसका मतलब है ये वाला जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है ये किस चीज का कंटेंट है? ये होम पेज का कंटेंट है। अभी बेसिकली ये कंटेंट नहीं है। अगर मैं यहां से पीक सॉल्यूशन की फाइल को खोल दूं, देखिए मैंने ये वेबसाइट लिख दी है। क्या वेबसाइट है जी पीक सॉल्यूशन की? शायद मुझे भी नहीं पता। नहीं वेब आ रही थी नीचे, हाँ ये वाली है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं ना, मैं कहा टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। अब ये देखें, अब अभी हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, कीवर्ड के मुतालिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब अगर आप इनकी हेडलाइन को देखें, आपको लग रहा है कि ये हेडलाइन ठीक है? आपको ये नहीं लग रहा हमने हेडलाइन को जाया किया? लग रहा है अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल एसईओ नहीं सीखी है ना होने के बराबर सीखी है ना। लेकिन जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं उन डिस्कस चीजों के नतीजे में यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस। और ये मैंने क्या कहा था कि हेडिंग्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज होती हैं, यही कहा था ना। एसईओ के लिए हेडिंग्स ऑप्टिमाइज हो रही हैं। अब क्या कोई बंदा लिखेगा वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस? किसी की रिक्वायरमेंट है कि वो ये चीज ढूंढे, वो तो क्या ढूंढ रहा होगा? वो ढूंढ रहा होगा कोई अच्छा कॉलेज, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, यानी जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना H1 जाया कर दिया। इसका यही मतलब है ना। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये कि एक फैक्टर अभी हमने मिस कर दिया। वेलकम टू पीक सॉल्यूशन नहीं लिखा, गलत कर दिया ना। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, और गूगल क्राउल कर रहा होता और उसको कीवर्ड बन जाता उसके बाद बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बिल्कुल है। अगर मैं लिखूंगा देखिएगा कितने सारे कॉलेजेस आ जाएंगे।
अब अगर हम ये लिख के भी इसको कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉलर हमें कंसीडर करेगा नहीं। मैंने कहा अगर हम लिख दें बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर तो गूगल हमें कंसीडर करना शुरू कर देगा ना कि भाई इनको भी शामिल कर लो लिस्ट में। हाँ हो सकता है कि और हमने कुछ ना किया हो तो हमें नीचे रखे वो, लेकिन एक फैक्टर तो अभी हमने अडॉप्ट कर लिया उसका। यानी आपको एक बात समझ में आई कि H1 से लेकर H6 तक जो आपने हेडिंग स्टाइल्स यूज करने हैं गूगल के क्राइटेरिया में वो हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए बेसिकली। वो जितने भी आपके फोकस कीवर्ड्स हैं जिन पे आप फोकस करने लगे हुए हैं, यानी कि वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो क्राउलेबल हैं, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं हो। ये नहीं है कि मैं हेडिंग स्टाइल 1 लगाऊं और उसके साथ मैंने लिखा हो क्लिक हियर, ये तो नहीं होना चाहिए। वो हमारे हेडिंग स्टाइल्स कितने होने चाहिए। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ, सपोज मैं आपको पीक सोल्यूशन की ही एक वेबसाइट बनाने के लिए दे दूं कि नई वेबसाइट एक आपने बनानी है पीक सोल्यूशंस के लिए, उस फॉर्मेट के ऊपर चलें यही कर लेते हैं, ठीक है। टास्क भी समझ में आ गया कि हम लोग अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे पीक सोल्यूशंस के लिए अलहदा से, सारा डाटा यहीं से कलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को आप चेंज कर देना, मैंने कहा टेक्स्ट को आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और हम फोकस करेंगे पीक सोल्यूशंस लोअर माल को, ठीक है। पीक सोल्यूशन की तो ये तो उनकी स्टैंडर्ड एक वेबसाइट है ना, तो हम फोकस करेंगे लोअर माल के कैंपस को, कि हम उसके हिसाब से सब चीज़ें कर रहे होंगे। तो मैं आपको 5 कीवर्ड्स दे दूंगा कि भाई ये 5 कीवर्ड्स हैं। मतलब यार कोई भी बंदा ढूंढता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है। इस तरह के हम कोई 5 कीवर्ड लगा लेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 6 आप लोगों ने हेडिंग स्टाइल यूज़ करने हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उन 6 हेडिंग स्टाइल्स में अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, तभी फायदा होगा ना, तभी उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मैं सर्चिंग में आऊंगा, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम यूं करते हैं, इस टेक्स्ट को मैं उठाता हूं यहां से, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया कि हमने टेक्स्ट कॉपी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हमें टेक्स्ट की डुप्लीकेशन जो होती है वो चेंज कर देते हैं। वो इतने अच्छे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते, बहुत अच्छा टेक्स्ट उसमें नहीं आ रहा होता। गूगल ये भी देख रहा होता है कि आप जो इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडेबल है, कितनी स्ट्रेंथ वाली राइटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर तरीका यही है कि कंटेंट को हम खुद से लिखें या कंटेंट को हम खुद से किसी से लिखवाएं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट महीने में ही ऑप्टिमाइज होकर आपको नज़र आनी शुरू हो जाए या 1.5 महीने में, तो आपका कंटेंट बहुत मैटर करेगा। उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करना है, और टाइपिंग वाला कंटेंट, यानी टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तस्वीरों की भी इतनी बात नहीं कर रहा जितनी मैं टेक्सचुअल की बात कर रहा हूँ। लीजिए मैंने इसको उठाया और यहाँ से आ जाते हैं हम, ये आखिरी चीज़ हम देखने लगे हैं आज के लिए। अब आगे क्या लिख रहे हैं हम लोग। अब मैंने एक और टैग यूज किया नया, पैराग्राफ यूज किया है। सिंपल सा टैग है, इसमें इतनी साइंस तो नहीं है। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। वर्ड में भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते रहे आप लोग, है ना। उसमें भी पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती थी, एक अलाइनमेंट उसमें होती थी। इसमें भी अलाइन का एट्रीब्यूट होगा लेफ्ट राइट सेंटर, सिंपल। कोई इसमें साइंस मुख्तलिफ याद रखने की नहीं है। यानी ये पी का टैग है। मैं कहता हूँ नहीं भी मैं जो लिखूं सेंटर लाइन हो, तो मैं इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, सिंपल। मैंने कहा था ना कि जब भी कोई टैग होगा, जो रिजर्व वर्ड होगा वो टैग का होगा, उसके अंदर जो हम वर्ड यूज कर रहे होंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ उसकी अलाइनमेंट करनी है, तो ये क्या कहा था मैंने, क्या कहते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। सो इसका ये एट्रीब्यूट अलाइन है, ये हमने नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताया। अब यहाँ पर आकर मैं जरा पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने जो टेक्स्ट उठाया था वहां से आ गया सारा टेक्स्ट यहाँ पे, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं 2-3 चीजें इकट्ठी करवा देता हूँ। पैराग्राफ भी हो गया, साथ में स्ट्रॉन्ग भी करवा देता हूँ, साथ में बोल्ड भी करवा देता हूँ, और साथ में EMP एम्फेसिस भी करवा देता हूँ। ये 3 ऐसे टैग्स हैं जो SEO फ्रेंडली टैग्स हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब, जैसे आप पेपर दे रहे होते हो, बेसिकली आप पेपर भी तो ऐसे ही देते होते थे जब स्कूल में देते थे या कॉलेज में देते थे, है ना। उसमें भी SEO करते थे कि नहीं करते थे? क्या SEO करते थे पेपर में? लाइनें लगाते थे, वो एक डबल लाइन वाला मार्कर यूज करते थे, है ना। वो भी SEO ही थी, ये भी SEO ही है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये करने लगे हैं जनाब। क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गर जर्नी, सो द, ये क्या चीज़ आ गया, ये वहीं से टेक्स्ट है। अच्छा जी, ओके। राइट डायरेक्शन टू ओपन अ कॉलेज, सपोज कर लेते हैं जी, ये हमारा मेन कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा मेन कीवर्ड है, राइट डायरेक्शन टू ओपन अ कॉलेज
यहां मैंने क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग लगा दिया, और यहां आकर मैं इसे बंद कर दूं। सपोज कर रहे हैं अभी हम, ये कीवर्ड नहीं है हमारा, हाँ सपोज कर रहे हैं सिर्फ आज की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने क्या कहा, अगर आपने, मैंने पहले क्या कहा, हेडिंग यूज करनी है, नंबर 1 कर ली, हेडिंग यूज कर ली हमने। उसके बाद मैंने कहा आपने जो पैराग्राफ लिखना है, एसईओ करने के लिए हमें क्या करना है, अपने पेज के अंदर कीवर्ड्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं, डिफाइन भी करेंगे, फाइनलाइज भी करेंगे, है ना, ऑप्टिमाइज भी करेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स हैं। सपोज कर लिया हमने, हमारे ये 3 कीवर्ड्स हैं, हम एक पेज के ऊपर 20 कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी मैं जो आगे बताऊंगा उससे आपको अंदाजा होगा कि 20 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें ये कहता है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं कहता हूं भाई कीवर्ड लिखना है, तो गूगल मुझे ये कहने लगा हुआ है भाई कीवर्ड लिखी जाओ तो मैं तुम्हारी वेबसाइट ऊपर ले आऊंगा। ऐसी लग रहा है ना। वो जैसे हम लोग कभी गुफ्तगू करते हैं या कोई ड्रामा या मूवी देखें तो उसमें कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसमें उनका कुछ तकिया कलाम होता है ना, बार बार रिपीटेडली बोली जाते हैं, हर थोड़ी देर के बाद वो बीच में ले आते हैं। सो हम भी इस तरह के इसको तकिया कलाम की तरह इसमें लगाना शुरू कर देंगे तो गूगल नाराज़ हो जाएगा हमसे, कहेगा गलत कर रहे हैं आप, ये सही नहीं है, इस तरह नहीं करना आपने। कहता है इसको आपने प्रॉपर रेशो के साथ इस्तेमाल करना है और विद रेफरेंस टू टेक्स्ट इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि बस लिखी जाए आप लोग ऐसे। वो ये कहता है कि 3%, मैक्सिमम 3% आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर आपका कीवर्ड सिर्फ 3%। मसलन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी पेज का कंटेंट बनाया और मैंने अपने पेज का कंटेंट कितना बड़ा बना दिया, सपोज कर लेते हैं 1000 वर्ड्स का, ठीक, चले 1000 नहीं कहते, हम कहते हैं 400 वर्ड्स का एक कंटेंट बनाया जो मैंने आपको मिनिमम कहा था। तो गूगल हमें क्या कह रहा है, कहता है भाई 3% कीवर्ड होना चाहिए बीच में, ठीक है। सो 400 वर्ड्स का 3% निकाल लो, जितने वर्ड्स बनते हैं वो कीवर्ड के तौर पर यूज हो सकते हैं। अब अगर एक आदमी मुझे ये कहता है कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, इस पे आपने 10 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने हैं और उसका कंटेंट जो है वो 400 वर्ड्स का लिखा हुआ है, आप उसे क्या कहेंगे सबसे पहले? हाँ, उसे कहेंगे भाई कंटेंट ज्यादा करो या 2 कीवर्ड्स पे आ जाओ, 1 से 2 कीवर्ड्स पे आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 20 कीवर्ड्स अगर एडजस्ट करने हैं, जो गूगल की रिकमेंडेशन है कि ज्यादा से ज्यादा, प्रेफरेबल नहीं है कि कोई करना चाहे तो 20 कर ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कंटेंट भी उतना ही बनाना है। फिर यानी 2000 वर्ड्स का बना ले, 3000 वर्ड्स का बना ले, 4000 वर्ड्स का बना ले। नंबर ऑफ पैराग्राफ, देखे ना, बातें लिखेगा तो ही कीवर्ड बीच में आएगा ना, कंटेंट लिखेगा तो ही कीवर्ड। मैंने 3 पैराग्राफ्स बनाए हुए उसने पूरी वेबसाइट पर, ठीक है। पहले वो जब आपने वेबसाइट बनाकर उसको दी तो उसने कहा मुझे 2 कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर दो, आपने से करके दे दिए। महीने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम हुई, उसने कहा ना अब यूं करो 12 कीवर्ड्स कर दो मेरे, तो आप उधर तो एडजस्ट नहीं कर सकेंगे उसको। फिर आप उसे कहेंगे कि मुझे कंटेंट दो, पहले मुझे मजीद कंटेंट चाहिए आपके इन कीवर्ड्स को एडजस्ट करने के लिए। मतलब जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, हम कहते हैं जनाब पीक सोल्यूशन की वेबसाइट बनी हुई है, ऑप्टिमाइज भी हुई है, ज़बरदस्त है, टॉप पर भी आ रही है, ठीक है। कल को वो एक नया कोर्स लॉन्च कर देते हैं और अपने ऑप्टिमाइजर से कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा गूगल पे लिखे तो इस पर भी हमारी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर दो। तो क्या हो जाएगा वो? नहीं, उस पुराने कंटेंट से तो नहीं होगा। वो कहेगा ना मुझे पहले कंटेंट लिखवा कर दें इसका कोई 200-300 वर्ड्स का, ठीक है, सो फिर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ आपके कीवर्ड को उसके दरमियान में। कीवर्ड को हम भी एडजस्ट कर सकते हैं, कंटेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन जब कंटेंट आपके सामने आ जाएगा फिर आप देखेंगे कि आपने किस किस जगह पर कीवर्ड को ऐड करना है। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सर अगर हमने कंटेंट ऐड करना है, यानी अगर न्यू कीवर्ड ऐड करना है तो हम स्टार्ट में करेंगे या लास्ट? देखिए, एक तो सब कुछ बना हुआ है हमारा, आपको डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की हायरार्की किस तरह की चल रही है। वो चाहे आप स्टार्ट पे कर लें चाहे दरमियान में कर लें, होगा तो सेपरेट, वो पूरे का पूरा कंटेंट मुख्तलिफ होगा ना। जैसे मैं कंप्यूटर कोर्सेज लिख रहा हूँ तो पहले एक कोर्स लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मैं चाहूँ तो उसको दूसरे पे ले आता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई वो लोगों को जल्दी नजर आए, स्क्रॉल करके नजर ना आए, नई चीज़ है पहले नजर आ जाए तो मैं उसको टॉप पे ले जाऊँगा। ये इस चीज़ से मेरी पुरानी एसईओ को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पुरानी एसईओ को फर्क तब पड़ेगा जब मैं किसी को रिप्लेस करूँगा, हम रिप्लेस नहीं कर रहे, ठीक है। कम है तो वो ज़्यादा कीवर्ड पे नहीं ना हुई, फिर इसका मतलब ये हुआ कम कीवर्ड पे किया। ऑप्टिमाइज कैसे हुई? हमने किस पे की? अभी आपको मैंने क्या दिखाया, मैंने कहा कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, इस पे की ना हमने
पे की, मतलब ये तो नहीं कि मैं कहूँ कि पिज़्ज़ा ओवन लिखे तो भी आ जाएगा, हर प्रोडक्ट पे आ जाएगा। एक कीवर्ड पे की ना तो महीने में उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगी। अब अगर हम ये कहेंगे नहीं भाई, अब उसी को मैं असाइनमेंट दूँ कि भाई ये कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन भी बेचना है हमने, ठीक है, तो मुझे कहेगा सर कंटेंट भी मुझे दे दें, कुछ तस्वीरें भी मुझे दे दें, ठीक है, और कीवर्ड मुझे बता दें कौन सा करूँ मैं। फिर वो फिर वो उधर से मैं कंटेंट दूंगा उसको, वो वेबसाइट में जाकर एडिट करेगा, नई चीज़ें ऐड करेगा और उसको ऑप्टिमाइज करेगा, फिर वो भी ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको और ट्रिक्स भी बताऊंगा, मतलब ये अभी एक ट्रिक आपको बताया, ठीक है, अभी और ट्रिक्स भी हमारे पास है। अच्छा, इसको अभी हम मेरा आउटपुट दिखाऊं, उधर जाके बात करते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो जहां मैं जाना चाह रहा हूँ ना वहां नहीं जा पाऊंगा। ये मैंने 3 टैग यूज किए हैं सिर्फ, और सिर्फ इसलिए यूज किए हैं, आपको दिखाए हैं कि ये 3 टैग बहुत अहम है वेबसाइट की एसईओ करने के लिए। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और एम्फेसिस। यानी इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग भी एम्फेसिस करता है, बोल्ड भी स्ट्रॉन्ग करता है, और एम्फेसिस भी किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मार्कर की तरह लिख देता है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा होगा 10-12 लाइनों में, तो हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारे उनमें कीवर्ड्स होंगे ना उनको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो क्रॉलर को पता लग जाएगा ये आपके कीवर्ड्स हैं। चलिए इतना हिस्सा हो गया हमारा, इसको हम करते हैं वाइंड अप और इसको एक बार रन करके देखते हैं, और फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसका? अच्छा, स्क्रॉल करना जो मैंने बोला है, चेक करें तो कुछ फर्क नजर आ रहा है आगे आगे? यस सर। ये काम लाजमी करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने। और ये क्या कह रहा है वो आपको, अब मिसाल के वो क्या कहता है, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का पहला पैराग्राफ इतना ही है बस, और इस पैराग्राफ में मुझे कीवर्ड भी इस्तेमाल करने हैं, और वो आपको क्या कहता है कीवर्ड इस्तेमाल करने के लिए क्या साइंस बता रहा है, 3%। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके वर्ड्स काउंट करूंगा, और वर्ड्स काउंट करने के बाद मैं देखूंगा कि कितने वर्ड्स हैं, उसका 3% निकाल के सिर्फ उतने ही कीवर्ड्स इसमें लगाने हैं मैंने। अगर मैंने 4 वर्ड्स लिख दिए, यानी कि 4 कीवर्ड यूज कर लिए, 4% कीवर्ड यूज कर लिए, तो इसका मतलब होगा क्या, 400 का कंटेंट नहीं अभी हम सपोज कर 400 का तो पूरे पेज का कंटेंट होगा ना, वो तो हम पूरे पेज पे बात कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं मैं पूरे पेज पे करूँ, मैं एक पैराग्राफ की भी तो बात कर सकता हूँ अलग से। तो मैंने कहा ये पैराग्राफ इस पे 3%, सो इसका 3% सपोज कर लेते हैं 2 कीवर्ड्स हैं मिसाल के तौर पर, ये जितना बड़ा भी है, तो मैंने 3 कीवर्ड इस पे इस्तेमाल नहीं करने। कीवर्ड 3 इस्तेमाल करूंगा तो गूगल समझेगा मैं स्टफिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं उसके रूल को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वो मुझे कह रहा था कि भाई कीवर्ड लिखो, तो मैंने सारे ही कीवर्ड्स लिख दिए। हो सकता है कि किसी एक दिन क्राउलर आए और करके चला जाए, लेकिन जैसे ही उसकी आर्किटेक्चर में सारी चीज़ें जाएंगी तो वो कहेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो रीड करेगा, वो इसको एकदम इग्नोर कर देगा, आपकी वेबसाइट को छोड़ देगा, क्राउल नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने आज क्या बताया आपको, आज मैंने आपको क्या सिखाया, H1 से लेकर H6 तक, 6 तक मैंने टैग्स यूज नहीं किए, आपने खुद से यूज करने हैं, ठीक है। H1 मैंने करवाया ना अभी, इसके बाद आपने भी इसी तरह, जैसे आपने देखा मैं क्या किया है, कंटेंट अभी फिलहाल मैं किसी वेबसाइट से उठाकर लगाई जा रहा था साथ प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे ही कर रहा था। अभी मेरी बात ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, H1 से लेकर H6 तक के टैग्स बताए, फिर मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग का टैग बताया, फिर क्या बताया, बोल्ड का टैग बताया, फिर क्या बताया, EMP एम्फेसिस। ये 3 ऐसे टैग्स हैं जो SEO में बहुत अहम है। ये 3 अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे होंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी, अभी और चीजें भी हैं, अभी अगले लेक्चर में EMP स्टैंड फॉर एम्फेसिस। देखें आप देख रहे हैं तीनों ही बोल्ड हुए हैं, है ना, तीनों ही बोल्ड हुए हैं, यानी तीनों ऐसे लिखे हुए नजर आ रहे हैं जैसे हम लोगों ने लिखा होता है मार्कर से। अच्छा ये देखते हैं, पहला क्या था, उधर जाके देख लेते हैं। ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग को देखते हैं शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्वालिटी है, देखते हैं क्वालिटी क्या थी हमारी। ये है क्वालिटी। अच्छा जी, एम्फेसिस को नहीं कर रहा, इसको फिलहाल छोड़ दिया, अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव करने लगा यहाँ से। मकसद तीनों टैग्स का बोल्ड करना, तो हम एक ही टैग यूज करेंगे, एक जगह पर बदल कर जगह पर टैग चेंज करेंगे, यानी एक पैराग्राफ में एम्फेसिस यूज कर लेंगे, एक पैराग्राफ में बोल्ड यूज कर लेंगे, एक पैराग्राफ में, यानी वो ये भी कहता है कि आप रिपीटेडली एक ही तरह के टैग यूज नहीं करने, खास तौर पर वो वाले टैग जो SEO फ्रेंडली टैग्स हैं,
बाकी मिसाल के तौर पर पैराग्राफ्स बनाने हैं, अब पैराग्राफ बनाने के लिए तो एक ही टैग बार बार यूज़ करना पड़ेगा ना, यानी कि यहाँ पर वो ये चेक नहीं लगा रहा कि आपने क्यों 50 पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हुए हैं। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ज़्यादा यूज़ किया होगा वो आपको कहेगा, हाइपर लिंक ज़्यादा बनाए होंगे वो आपको कहेगा, इंटरनल लिंकिंग बढ़ाई होगी तो आपको कहेगा कि ज़्यादा है इसको कम करो। ठीक है सर, अगर हमारे पास कंटेंट ही ज़्यादा हो, पैराग्राफ ज़्यादा हो, जाहिर बात है वो रिपीट तो होगा। आपका जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी रेशो भी बढ़ जाएगी ना उसी हिसाब से। आपका कंटेंट 200 वर्ड्स का है तो लिंक्स की तादाद उस हिसाब से होगी। अगर आपका कंटेंट 2000 वर्ड्स का है तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बढ़ गई। अभी हमने कीवर्ड की बात भी यही की कि हमने कहा 3% ऑफ कंटेंट मतलब 3% ऑफ वर्ड्स। तो आपके जितने भी वर्ड्स होंगे, मिसाल के तौर पर एक 3% जो है वो आता है 10 वर्ड्स और एक 3% है जो आता है 50 वर्ड्स। फर्क पड़ गया ना, ठीक है। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, मतलब जिसका कंटेंट ज्यादा होगा, कीवर्ड ज्यादा होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने आपको 400 वर्ड्स की वेबसाइट